नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और अक्सर हम कंज्यूमर अड्डा में आपके लिए वो टॉपिक्स या वो विषय लेकर आते हैं जिनका आपके और हमारी रोजमर्रा के जीवन से गंभीर सरोकार होता है। और आज का विषय भी कुछ वैसा ही है, काफी गंभीर भी है और हमसे डे टू डे लेवल पर जुड़ा हुआ है। वो है रोड सेफ्टी का, रोड एक्सीडेंट्स का, और क्यों ये नंबर लगातार बढ़ रहा है उस पर। तो ताज़ा आंकड़े आए हैं भारत सरकार की तरफ से जो सन 2022 यानी पिछले साल की बात कर रहे हैं, और अफसोसजनक बात है कि नंबर बहुत डराने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि क्या रिपोर्ट है, किस तरह के नंबर हैं, किस तरह के एक्सीडेंट्स हुए हैं, और फिर हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ कि इनको कैसा रोका जाए। विडंबना होगी शायद ये देश की कि एक तरफ जहां हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर इतना तेजी से बढ़ रहा है, एक से एक गाड़ियां आ रही हैं और हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता जा रहा है दिन पर दिन, लेकिन हमारी सड़कें सुरक्षित कम हो रही है, एक्सीडेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, मौतें ज्यादा हो रही हैं। तो क्यों ऐसा है, बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन पहले ये नंबर्स आपके लिए, सरकार की तरफ से जो ताज़ा रिपोर्ट है, जो ताज़ा आंकड़े, वो क्या बताते हैं। तो देखिए, सड़क पर का 2022 के आंकड़े हैं, 1,68,000 लोगों ने सड़क पर एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवाई है। घायल भी हुए हैं, करीब 4.5 लाख लोग घायल हुए हैं, और इन 4.5 में से 2 लाख ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं या तो परमानेंटली डिसेबल भी हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा खतरनाक बात कि ये आंकड़ा, ये नंबर पर ये रोड एक्सीडेंट का दुनिया में सबसे ज्यादा है। इतने रोड एक्सीडेंट्स किसी और देश में नहीं हुए। रोड एक्सीडेंट्स माइट भी ज्यादा हुए होंगे, लेकिन इतनी जाने किसी और देश में सड़क पर नहीं गई है। अब देखिए क्या बड़ी वजह निकल कर आई है इन हादसों की। सबसे बड़ा किलर है स्पीड। तेज रफ्तार ने करीब 1,20,000 जाने लिए, 1,68,000 में से, और ये 71% है। यानी गाड़ी को तेज चलाना, गलत तरीके से चलाना, बिना सेफ्टी गियर्स के चलाना, वो सारे नंबर इनमें शामिल है, सबसे बड़े मौत के कारण है। रॉन्ग साइड ड्राइविंग, अक्सर एक शॉर्टकट लेने के लिए घूम के नहीं आना है, यहीं के यहीं निकल जाना, ये जो लालच मन में होता है, रॉन्ग साइड पे जो गाड़ियां चलती हैं उसमें करीब 10,000 लोगों की जान गई है, 9,000 से थोड़ी ज्यादा। ड्रंक ड्राइविंग, तमाम इश्तिहार, तमाम चेतावनियों के बावजूद भी लोग मानते नहीं है, पीकर गाड़ी चलाते हैं, और उसकी वजह से भी 4,000 से ज्यादा मौतें पिछले साल देखने को मिली है। मोबाइल फोन ये कि नया मर्ज है, अब तो नया कहें पुराना कहें, लेकिन धीरे धीरे ये आंकड़ा, और मुझे लग रहा है ये आंकड़ा भी पूरी तरह साफ नहीं है। यहाँ कुछ 3,25,000 का आंकड़ा है, लेकिन पता ही नहीं लग पाता होगा कि असली वजह क्या थी, क्या मोबाइल देखते देखते। लेकिन शहरों में साफ है आजकल ज्यादातर लोग मोबाइल देखते हुए गाड़ी चलाते हैं, और उसकी वजह 2% अब ये पहुंच गया मौत का आंकड़ा, जो कि मोबाइल की वजह से आ रहा है। अन्य में 32,000 है, उसमें काफी सारे फैक्टर शामिल हो जाते हैं, मसलन सेफ्टी गियर एक बड़ा वहां पर फीचर आता है। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में जो सबसे आश्चर्यजनक बात है वो ये है कि 2 पहिया वाहन इन सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ऊपर है। हादसों में 74,987 मौतें सिर्फ और सिर्फ 2 व्हीलर्स के ऊपर हुई है। कुल मौत का 44% ये बना रहे हैं 2 पहिया। बहुत खतरनाक हुए, और खुद तो जो 2 पहिया चलाने वाले हैं उनकी जान गई, चाहे उन्होंने हेलमेट नहीं पहना, चाहे वो ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, चाहे वो रॉन्ग साइड पर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने दूसरों की भी जान को सांसत में डाला है, शामत लाई है। 9,316 जानें गई हैं क्योंकि उनको किसी 2 व्हीलर ने टक्कर मार के कुचल दिया, या वो किसी बड़े हादसे का कारण बने और अंत में व्यक्ति की मौत हो गई। तो ये नंबरों का कुछ एक मोटा मोटा समीकरण है जो मैंने आपको बताया, लेकिन ये पिक्चर काफी है इस बात को इस गंभीरता से लेने की कि इस पर अब कुछ करना हमें पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा के। कुछ खास मेहमान हैं आज हमारे साथ। लखनऊ के जॉइंट पुलिस कमिश्नर उपेंद्र अग्रवाल हमारे साथ हैं। ट्रैक्स रोड सेफ्टी के प्रेसिडेंट अनुराग कुलश्रेष्ठ, और इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन के प्रेसिडेंट रोहित बलूजा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अग्रवाल साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि आप उस चीज़ की कड़ी है। एक तरफ जो हैं हमारी सड़कें हैं, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी गाड़ियां हैं, दूसरी तरफ उनको चलाने वाले लोग हैं। कहाँ पर ये इशू है कि क्या लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कैसे गाड़ी चलानी है, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कि किसको गाड़ी चलाने को मिले, किसको नहीं मिले, किसको वो लाइसेंस दिया जाना चाहिए, या फिर जो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है या आधुनिक गाड़ियां हैं, तेज़ रफ्तार वाली गाड़ियां हैं, कहाँ पे ये चूक हो रही है कि ये नंबर दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में निकल कर आ रहा है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो तारीख है आज वो 1 नवंबर है और आज 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर पूरा एक माह हम जो है यातायात माह के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जिसका पर्पस होता है अवेयरनेस बढ़ाने का, लोगों को एडुकेट करने का, रूल्स रेगुलेशंस की जानकारी देने का। और आज जस्ट इस प्रोग्राम से पहले ही मैं उस यातायात माह का उद्घाटन अपने पुलिस लाइन्स में ही करके आ रहा हूँ, जहाँ स्कूल के बच्चे भी इकट्ठे थे। और मेरा मैसेज, जो मेरा संदेश था उनको, यही था कि जिस समाज में, जिस सोसाइटी में ये पुलिस और ये जो इन्फोर्समेंट विंग होती है, ये 5% लोग अगर रूल्स तोड़ रहे हैं तो उनको हम ठीक करने के लिए जो थाना और पुलिस होती है। बट अगर इसका उल्टा हो जाए समाज में कि 95% लोग यदि नियम तोड़ें और 5% ही केवल लॉ अबाइडिंग बनना चाहें, तो वहाँ थाना, पुलिस और इन्फोर्समेंट विंग भी जो है इनइफेक्टिव हो जाती है। तो इसका जो सोल्यूशन फिर हम लोग खोजते हैं, वो सोल्यूशन इसी में खोजते हैं कि हम लोगों को एडुकेट करें और सेल्फ मोटिवेटेड बनाएं कि वो खुद से ही जो है लॉ अबाइडिंग बने। बच्चों से मैंने यही संदेश दिया कि हमें प्राउड फील करना चाहिए लॉ अबाइडिंग होने में, नियम तोड़ने में, रेड लाइट जंप करने में, ओवर स्पीडिंग करने में। आज की जो माइंडसेट होती जा रही है, इसमें हम प्राउड फील कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो इस कारण से हमारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, जो पूरे ट्रैफिक की व्यवस्था ऐसे भी अगर हम बात करते हैं तो 4E पे बेस्ड होती है, उसका एक पार्ट एजुकेशन होता है। तो ये पूरा एक माह हम लोग अभियान चलाते हैं, सारे स्कूल्स में अपनी टीमें भेजते हैं, जहां वो बच्चों को ट्रैफिक रेगुलेशंस, रूल्स के बारे में जानकारी भी देते हैं। बट कुल मिलाकर जो समस्या घूम फिर करके आती है कि ज़्यादातर लोग जो हैं रूल्स ब्रेक करने में प्राउड फील करते हैं। तो इस माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। ये माइंडसेट बदलने का जो प्रयास होना चाहिए वो स्कूलों के लेवल से ही होना चाहिए। स्कूल के लेवल्स पे टीचर्स, पेरेंट्स और जो इन्फोर्समेंट विंग है, पुलिस और अन्य एजेंसियां, वो समय समय पर प्रोग्राम आयोजित करें और इस माइंडसेट को बदले कि हम जो है लॉ अबाइडिंग बने और रूल्स को फॉलो करने में हम ज़्यादा विश्वास करें और प्राउड फील करें। जी बिल्कुल कुलश्रेष्ठ साहब, आई थिंक अग्रवाल साहब की जो कंसर्न है वो वाकई सही है। मैं उनकी उस लाइन से इत्तेफाक रखूंगा कि 5%, 10% लोग अगर नियम तोड़ रहे हों तो उनको तो पुलिस फोर्स संभाल लेगी, लेकिन अगर ये काम 95% लोग कर रहे हो तो उतनी बड़ी फोर्स कहाँ से लाएंगे, उतना बड़ा डिप्लॉयमेंट कहाँ से करेंगे, कहाँ है ये समस्या। ये सेमिनार जिनकी बात कर रहे हैं, मैं भी उन सेमिनार्स को अटेंड करता करता बड़ा हुआ हूं, पर मुझे लगता है कि उससे कोई परिवर्तन नहीं आता है। कहाँ है प्रॉब्लम? बिल्कुल सही आपने बोला, और इवन अग्रवाल जी ने भी बहुत सही बोला कि 95% लोग जब इस हालत में होंगे, वो ना जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो ही नहीं करना, तो शायद हमें सोचना पड़ेगा कहीं हमारे सिस्टम का फेल्योर तो नहीं है। मैं एक थोड़े से एग्जांपल दूंगा आपको कि अगर एक परिवार को आपने डिस्ट्रॉय करना ना, तो आप उसके जो ग्रैंडफादर है उसको शराब पिलाना शुरू कर दीजिए और धीमे धीमे आदत करवाइए, पूरा परिवार जो है शराब पीने लगे। और पूरा जब परिवार जब शराब पीने लगे और उनको आपस में बोलो कि आपस में सारे बैठ के एंजॉय करो, और उसके बाद में इन्फोर्समेंट वहां पर चालू करो, और उस इन्फोर्समेंट में ग्रैंडफादर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि इन्फोर्समेंट करो, जिसके साथ वो बैठ के पी रहा है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे घर की बहुएं हैं, चाहे वो घर का बच्चे हों या लड़के हों, उसके कोई भी। तो वो, और उसके बाद में फिर ऑनलाइन चलानिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दो। जब ऑनलाइन चलान होगा, आपके सामने से इन्फोर्समेंट नहीं होगा, और उसमें से भी 85%, 80 to 85% चलान अनपेड हो, मतलब रोड यूजर्स उसकी परवाह ही नहीं कर रहे हो कि चलान का व्हाट चलान, ठीक है हो रहा है होने दो। और फिर उसके बाद में भी अगर ग्रैंडफादर बाद में, मतलब सरकार बाद जी में जी, बोले समझ गया मैं आपकी बात ये सर। सारे चलान माफ कर दो, तो मतलब हम लोग माइंडसेट क्या बनाने जा रहे हैं, कौन सा इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, कौन सी पॉलिसी बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब जाती है ना, तो लोगों के सामने एक ऑटोमेटिकली बिहेवियर सामने आएगा कि 95% लोग उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की परवाह ही नहीं करेंगे। जी, लेकिन आखिर क्यों ऐसा? रोहित बलूजा साहब, देखिए भारत में एक से एक बढ़कर ऑटोमोबाइल कंपनियां आ गई हैं, चाहे वो टू व्हीलर्स की कंपनियां हो, चाहे वो टू व्हीलर्स में तो नंबर 1 है प्रोडक्शन में भी, चाहे वो 4 व्हीलर्स की हो, बढ़िया सोफिस्टिकेटेड गाड़ियां, रफ्तार वाली गाड़ियां। हमारे देश का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वो डे बाय डे बेटर होता जा रहा है, लेकिन क्या जो इस इकोसिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, यानी कि उन गाड़ियों को चलाने वाला और रोड पर चलने वाला, उसको हम कहीं भूल गए, उसको पीछे छोड़ दिया, उसमें वो सेंस ही डेवलप नहीं हो पाया कि वो इन चीज़ों को जो कि आधुनिक और बेहतर होती जा रही है उनके साथ वो भी इवॉल्व हो। वो शायद वहीं का वहीं खड़ा है 1970 में। हमारा जो सबसे बड़ा एक
सोच है कि जो रोड यूजर है वही गड़बड़ है, ड्राइवर है वही गलती करता है। ये हमारा सोच को हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा। देखिए, उल्लंघन जो है वो हम क्यों करते हैं? एक सिटी, एक लीजिए चंडीगढ़ में, ये एक सिटी ऐसी बनी जो बिल्कुल ट्रैफिक इंजीनियर्ड सिटी थी। शुरू से ही उसकी सिटी में ट्रैफिक इंजीनियरिंग परफेक्ट थी, और आज वहां जाइए आप तो देखिए उल्लंघन बहुत कम होते हैं। हमारी जो पुलिस है वो चाहे हो ना हो, उल्लंघन बहुत कम होते हैं। बाकी शहरों, हाईवेज में आप जाइए, रोड इंजीनियरिंग सही है जो आप कह रहे हैं, नई सड़कें बन रही है, लेकिन ये बताइए कि जो हमारे यातायात नियंत्रण के साधन हैं, साइंस हैं, सिग्नल्स हैं, रोड मार्किंग्स हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, क्या वो सही है? बहुत हद तक ये गड़बड़ है। इसके बाद यह कि सरकार के पास हर तरह का पावर तो है। क्या गड़बड़ है सर उसमें? पहले अगर तो आप सड़कें थोड़ा सही इसे हैं। बताएं कि क्या गड़बड़ है उसमें। नहीं, सुनिए सुनिए जी। सुनिए, नहीं सुनिए, अब ये सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हम ड्राइवर लाइसेंस देते हैं। क्या हम लाइसेंस देते हैं कि वो सब जानता है ड्राइवर? हाँ, मैं कि तो हम मेरा लाइसेंस यही वैसे ही पॉइंट है। देंगे? मेरा पूछने का जो सवाल था ना सर, कि इकोसिस्टम को इवॉल्व करने का, वो यही है। आपने अच्छी गाड़ियां ले आए, आप अच्छी सड़कें ले आए, लेकिन क्या जो इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी जो उसको चलाने वाला है, उसको आप एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू ऊपर लेकर आ रहे हैं, जहां पर उसका प्रॉपर टेस्ट हुआ है, उसकी एजुकेशन है, वो सब नहीं, समझता आप है? तो सड़कें भी नहीं सही, सड़कें तो आप सही बना रहे हैं, बड़ी बना रहे हैं, लेकिन सड़क के ऊपर ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या सही है? क्या आपके सिग्नल सही चल रहे हैं? आपके रोड मार्किंग सही है? क्या आपके पेडेस्ट्रियंस के चलने के लिए सब सही है? देखिए, पूरे विश्व में अभी 2020 में 127 मंत्री ट्रांसपोर्ट के मिले। स्वीडन में हमारे गडकरी जी भी थे, साथ में हम भी वहीं थे। सबने एक ही चीज की बात करी कि रोड यूजर को दोष देना बंद करो, सड़क के ब्लैक स्पॉट्स को दोष देना बंद करो, सड़कें ऐसी बनाओ जो कि दुर्घटना भी हो तो लोग मरे नहीं, बुरी तरह घायल ना हो। आज सबसे बड़ी कमी हमारी सड़कों की ट्रैफिक इंजीनियरिंग की है। दूसरी चीज ये है कि हम जब लाइसेंस देते हैं तो आज क्या वो सही लाइसेंस मिल रहा है? क्या लोग जानते हैं कि नियम क्या है, कि सड़क ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस क्या है? नहीं है ऐसा। हमारी जो सड़कों की जब हम इन्फोर्समेंट करते हैं, आज हमारी इन्फोर्सर्स जो हैं, जो हमारी पुलिस है, वो कंट्रोल में ज्यादातर लगी रहती है, क्योंकि ट्रैफिक इंजीनियरिंग गड़बड़ है। जिस काम के लिए पुलिस है, इन्फोर्समेंट करना, उसमें समय ही नहीं मिलता, क्योंकि हम सारी चीज आज न ट्रांसपोर्ट का काम करता है, न इंजीनियरिंग काम करती है, सारा पुलिस को करना पड़ता है। तो पुलिस इंजीनियरिंग करती है, हर चौराहे पे, तिराहे पे खड़े होकर ट्रैफिक को डाइवर्ट करना, ट्रैफिक को चलाना। तो आज थोड़ा सा हमें हट के सोचना है कि ये जो हम आंकड़े देख रहे हैं, पहली चीज तो ये है कि आंकड़े जो हैं, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है रोड एक्सीडेंट्स की, वही हमारी काफी दोषी है। आज हम केवल रोड यूजर को गलत बताते हैं। हमारे 3 चीजें हैं हमारी 279 में, कि दहशत से, लापरवाही से, तेजी से। हर एफआईआर को खोलिए, 3 ही चीजें हैं। लेकिन क्या आप इंजीनियर को भी आपने कभी पकड़ा है? कभी आपने ये भी देखा है कि बाकी चीजें भी ठीक नहीं है? तो आज हमें थोड़ा सा हटके ठीक है, एक वैलिड पॉइंट आप कह रहे हैं। बाकी चीजों में क्या चीज है। बिल्कुल अनुराग जी, क्या वो चीजें हैं कि ये बात तो सही है कि जो पूरी रिपोर्ट है ये बताती यही रीजन पे लेकर खड़ी हुई है कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, आपने हेलमेट नहीं पहना था, आपने बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, आपने दूसरे को टक्कर मार दी, आप रॉन्ग साइड से आ रहे थे। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, तो क्या हमारी सड़कें, या जिस इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं बलूजा साहब, वो बड़ा दोषी है, या उसका भी इक्वल 50-50 का उसमें योगदान है? ठीक बोला है। मैं उसमें थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगा कि हमारी जितनी भी रोड्स हैं, स्पेशली जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी सिटी में, वो 95% फॉल्टी है सिटीज का। उसके बाद में अगर हाईवेज पर जाते हैं, तो हाईवेज में 2 तरह के हाईवेज हैं, एक जो सरकार नए बना रही है, और एक जो पुराने जो सिटी की रोड्स थी या स्टेट रोड्स थी, उनको कन्वर्ट करके हाईवे में कन्वर्ट किया जा रहा है। वहां पर कोई भी फॉलो सिस्टम का नहीं हो रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो नहीं है, कहीं भी कट्स हैं, कहीं पर भी कुछ है, मर्जिंग, डाइवर्जन 100% रॉन्ग है। यहाँ पर सिर्फ नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अभी न्यू जो एक स्टार्ट हुआ है दिल्ली मुंबई हाईवे,
गुड़गांव से जब वो हाईवे जो एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है, 3 लेन का ऑलरेडी एक रोड पहले से है, उसमें से डाइवर्जन है 5 लेन के एक्सप्रेसवे में। मुझे पता नहीं कौन सा इनका फॉर्मूला है कि 5 लेन मर्जिंग होंगी 3 लेन वाले रोड पर, और 3 लेन वाले रोड से 3 लेन स्ट्रेट जाएंगी और 5 लेन का एक्सप्रेसवे वहां से ओपन होगा। सबसे बड़ी खामियां पूरे हाईवे सिस्टम में, पूरे रोड नेटवर्किंग में डाइवर्जन और मर्जिंग पॉइंट्स पर है। दूसरा, एक जो सबसे बड़ी जो बात आती है कि हमारे पास रोल मॉडल कोई नहीं है कि आज तक हम किसी एक को बता पाए हो कि ये क्रॉसिंग इस तरह से डिजाइन की गई, ये रोल मॉडल है। मैं आज से एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आज से 3 साल पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट को फर्स्ट प्राइज दिया गया। रोड एक्सीडेंट तमिलनाडु मॉडल को प्रचार किया गया पूरे देश में कि तमिलनाडु मॉडल सबसे बेस्ट है। 1 साल बाद पता लगा कि उन्होंने 8 से 10,000 डेथ्स की हेराफेरी की फिगर्स में। हाँ, क्योंकि इस साल भी देखिए जो नंबर आया है उसमें ये निकल कर आया है कि चेन्नई में एक्सीडेंट 50% तक कम हो गए हैं। जो एक्सीडेंट से होने वाली डेथ है वो 50% तक कम हुई है। अब आप कह रहे हैं नंबर के साथ हेरा फेरी, तो ये तो अपने आप में अलग चीज हो गई। मैं ब्रेक लूँ उससे पहले उपेंद्र अग्रवाल साहब, तो फिर तो ये और ज्यादा चिंता की बात है कि एक तरफ तो रिपोर्ट बता रही है कि ओवर स्पीडिंग हो रही है, हेलमेट नहीं पहने जा रहे, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, आपको प्रॉपर आइडिया नहीं है सड़क की चीज़ों का, ना ज्ञान है क्योंकि लाइसेंस ही ऐसे मिल गया, और दूसरी तरफ से रोड की इंजीनियरिंग भी फॉल्टी। तो अगर ये दोनों मिलेंगे तो फिर तो मैं कहूँ कि भगवान की कृपा है कि आंकड़ा 1.5 लाख पर रुक गया, ये और बड़ा हो सकता था। देखिए, जो ट्रैफिक है ये टॉपिक जो है ना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और केवल ट्रैफिक पुलिस का इशू नहीं होता। जो आप अभी रोड इंजीनियरिंग की बातें हो रही है, ये बिल्कुल सही है। ये कई मल्टी एजेंसियों को मिल करके जो है ट्रैफिक व्यवस्था सुधारनी होती है। केवल एक ट्रैफिक पुलिस से ही नहीं होता है, इंजीनियरिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कि कई जगह जो रोड्स होती है उनकी डिजाइन फॉल्टी होती है। हम लोग जब ऑब्जर्व करते हैं, लेटर लिखते हैं, उसको करेक्ट किया जाता है तो वहाँ चीज़ें सुधरती हैं। इसी तरह से कई सारे जो साइनेजेस वगैरह लगवाने होते हैं जगह जगह, साइनेजेस भी एक डिपार्टमेंट है। पीडब्ल्यूडी जिसकी सड़क होती है या जिसका एरिया होता है, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, इनको हम बोल करके लगवाते हैं। तो मल्टी एजेंसीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है और सब कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को, तब जा करके वो हो पाता है। बड़े बड़े हाईवेज की बात करें तो एनएचआई उसको मेंटेन कर रही होती है। उन एनएचआई उन बड़ी सड़कों पर जो है पेट्रोलिंग गाड़ियाँ देने से लेकर के क्रेन की व्यवस्था आदि जो है एनएचआई के द्वारा की जाती है। कैमरे आदि लगवाने हो तो उनके द्वारा की जाती है। तो केवल ट्रैफिक पुलिस के भरोसे नहीं चलता है ये, और कई सारी एजेंसियों को मिल करके करना होता है। अब इसी में कहीं कोऑर्डिनेशन की दिक्कतें आती हैं। कोई प्रपोजल हमारा इनिशिएट होता है, वो आगे जाके फ्रूटफुल नहीं हो पाता है और एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। तो ये सब इश्यूज होते हैं, मिल करके फिर हम लोग प्रयास करते रहते हैं। लखनऊ में ही अगर हम बात करें तो लखनऊ में इसमें जो बैठकें होती हैं, कमिटीज होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं, डिवीज़न के लेवल पे होती है, जिसमें सारे इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं। सारी एजेंसियाँ बैठती हैं और टास्किंग की जाती हैं कि आपका ये काम है, आपका ये काम है। ब्लैक स्पॉट्स जो है उसको चुनना और उसको करेक्टिव मेजर्स लेना, वो पीडब्ल्यूडी या जिसकी भी रोड्स होती हैं उनके द्वारा लिया जाना होता है। तो ये मल्टी एजेंसी अप्रोच होती है, जहां ये कोऑर्डिनेटेड वे में ठीक काम करती है, वहाँ चीज़ें नेचुरली ठीक है। तो आई थिंक हमने काफी ज्यादा समस्या को समझने की कोशिश की इस पहले पार्ट में कार्यक्रम के कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। क्या ये चलाने वालों की गलती है, क्या ये जो जिस पर चल रहे हैं उस रोड सिस्टम की गलती है, क्या इन दोनों के कोऑर्डिनेशन में कमी है, इंजीनियरिंग फॉल्टी है, क्या सब है। लेकिन पिक्चर तो सामने आ गई, क्या दिक्कतें हैं, अब उपाय क्या है, क्योंकि ये नंबर तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे में उपाय क्या है और कहां से जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, पहले आपको तुरंत में क्या करना होगा। छोटा ब्रेक के बाद इन बड़े उपायों की बातचीत। रोड एक्सीडेंट्स की, क्योंकि ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की सड़क हादसों में जान गई है हिंदुस्तान के अंदर, और ये आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब फटाफट अपने तीनों एक्सपर्ट से हम जवाब लेंगे, छोटे छोटे जवाब रखिएगा क्योंकि समय रहेगा कम। तो बलूजा साहब, आपने बताया कि फॉल्टी इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा रीजन है, या और भी तमाम रीजन। तो अब यहाँ पर क्विक उपाय क्या हो सकते हैं ताकि अगले साल जब ये आंकड़ा आए तो वहां पर कमी आए, ना कि वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे। शुरुआती जो प्राथमिक है, जो तुरंत करना चाहिए, वो क्या है? देखिए, हमारी तरफ से तो सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी चीज का उपाय ढूंढिए, उसकी समस्या को पहले जानने की कोशिश कीजिए। अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट साइंटिफिक हो और हमें सही पता चले कि इसमें नुक्स क्या है, तो हम उस एजेंसी, उस चीज को हम ब्लेम करके अकाउंटेबल बना सकते हैं। आज हमारी रोड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ही रूडिमेंट्री है।
आप स्पीड्स की बातें करते हैं, हम कहते हैं स्पीड लिमिट क्या है ये बताइए, तो सी स्पीडिंग किस चीज को कह रहे हैं आप? क्या साइन सही लगे थे? क्या आपने नापा उसको टायर मार्क से कि कितनी स्पीडिंग थी? तो आज हमारी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन सही हो, एक ही सबसे बड़ी चीज है। आज कोई बीमार होता है तो हम बीमारी का इलाज करते हैं, हमें बीमारी पता ही नहीं क्या है। ये जो आंकड़े हैं ये हमें किसी भी तरीके से सही दिशा नहीं दे रहे। सो मेरा तो एक ही कहना है कि जब कोई चीज उपाय ढूंढे तो उसका इलाज के लिए हमें उसकी डायग्नोसिस करनी इम्पोर्टेंट है। नहीं, बहुत अच्छी सलाह आपकी कि एक प्रॉपर डायग्नोसिस जरूरी है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का जो क्राइटेरिया है क्या वो सही है, अपने आप में ये पहली चीज जो कुलश्रेष्ठ साहब आपके लिहाज से क्या तुरंत किया जाना चाहिए? विपिन जी, मैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशंस और रिसर्च वर्क इन कंपैरिजन टू डिफरेंट मतलब कंट्रीज के फिगर्स के ऊपर बता रहा हूं मैं कि नंबर एक जो हमारे यहाँ पर जो एक मिथ बना हुआ है ना, जैसा कि अभी उपेंद्र जी ने बताया कि प्राउड फील करते हैं लोग बाग और 95% वायलेशंस करते हैं लोग बाग जनरली। इसके लिए सबसे पहली चीज है कि एमवी एक्ट में एक प्रोविजन है कि अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग अगर वायलेशन करते तो डबल चालान इफेक्टिवली इसको यूज किया जाना चाहिए। स्पेशली जो लोग भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार और ये लिख के चलते हैं उन गाड़ियों का, पुलिस की गाड़ियों का, एनफोर्समेंट अदर एजेंसीज, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, ये इफेक्टिवली चालू किया जाना चाहिए। नंबर दो, जो टीवी पर एड्स आते हैं, मूवीज में जो वायलेशन जिस टाइप का दिखाया था, ग्लैमराइजेशन ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, वायलेशंस, तो वो उसको इमीडिएटली स्टॉप करना चाहिए। ये बाहर के कंट्रीज में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर ऑलरेडी है। नंबर थ्री पर आता है पॉलिटिकल विल। ये सुंदर कमेटी की रिपोर्ट में शुरू से लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल विल जनरेट की जानी चाहिए। जी जी। सबसे बड़ी बात कि इलेक्शन कमीशन को आगे आना चाहिए, और जो पॉलिटिकल अभी इलेक्शंस इतने सारे स्टेट्स में होने जा रहे हैं वहां पर वो यूथ को एम्पावर करेंगे वायलेशन के लिए। सारे इलेक्शंस की रैलीज जितनी भी होती हैं वहां पर बाइकर्स का अगर आप झुंड देखेंगे तो सारे वायलेट करते हैं। और दूसरा, हमारी जो एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं बड़े पॉइंट सर, हाथ बंधे हुए होते हैं और वो उनको रास्ता देती हैं। ठीक है, ये भी आपने कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताए। क्लास उपेंद्र साहब, आपकी क्या एडवाइस होगी? मैं दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा, बस एक क्विक एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहूँगा। जो अभी बात हो रही थी कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स वायलेशंस करते हैं, हमारे लखनऊ में हम लोगों ने नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किया और उसको बड़ा स्ट्रिक्ट इन्फोर्स कराया। मतलब किसी को कोई रियायत नहीं, कहीं किसी तरह से कोई जुगाड़ इस तरह की व्यवस्था नहीं। जो हम लोगों का डेटा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उसमें लगभग 20% जो थे वायलेटर्स थे वो तथाकथित जो है वीवीआईपी कैटेगरी के थे। उसमें हाईएस्ट नंबर थे गवर्नमेंट व्हीकल्स की, सेकंड नंबर पे पुलिस व्हीकल थी, थर्ड नंबर पे जुडिशरी जिसमें हाई कोर्ट और एडवोकेट या जजेस लिखे होते हैं, फोर्थ नंबर पे थी वो प्रेस की थी। ये चार कैटेगरी के जो जिनको हमने वीवीआईपी मान करके सेग्रीगेट किया, तो ये 20% निकले वायलेटर्स जो नो पार्किंग जोन में पार्क करते थे और सोचते थे कि हमारा कुछ नहीं होगा। बट इस बार हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कराया और जहाँ यहाँ के ऑनरेबल मिनिस्टर्स हो, एमएलए हो, इनकी गाड़ियाँ भी टो हुई और उनको भी पेमेंट देना पड़ा। इवन जजेज और पुलिस अधिकारी इनको भी देना पड़ा। तो ये इन्फोर्समेंट तो स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए। मेरा जो सोल्यूशन मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो रही है, हमारे पास डेटाबेस तैयार होता जा रहा है। हर एक्सीडेंट्स के अब ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, डिटेल्स भरी जाती है, उसको हम लोग और इन्फोर्स करा रहे हैं कि सभी एक्सीडेंट्स की सूचनाएं प्रॉपर फॉर्म में भरी जाए। तो वो जो डेटाबेस तैयार होता है उसका एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि उसके एनालिसिस से हम जो है, जो अभी डायग्नोसिस की बात हो रही थी उससे हमें पता चलता है, ब्लैक स्पॉट्स पता चलते हैं। इशू ये है कि ब्लैक स्पॉट्स हमें पता चल गए तो उसका जो करेक्टिव मेजर्स लेना है विद इन एक टाइम बाउंड जो है उसमें हम लें। हमारे यहाँ 2000 मतलब कुछ साल पहले 2016-17 में जो ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई हुए, अब उसका करेक्शंस अभी किया जा रहा है कि 23 में, तो हो सकता है आज की डेट में वो ब्लैक स्पॉट्स रहे भी नहीं, नेचुरल वे में वो अपने आप करेक्ट हो गए। तो ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई करना, उसको इमीडिएट ठीक करना, डेटाबेस तैयार करना, उसका एनालिसिस करना, उसके हिसाब से जो है करेक्टिव मेजर्स लेना। एक लास्ट बात जो जोड़ना चाहूँगा, कई बार हमें लॉ को भी जो है चीज़ों को चेंज करना पड़ता है, समय जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार। हमारे यहाँ ITMS है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड एक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है जो ऑटोमेटिक चालान करता है। ऑनलाइन चालान एक अच्छी बात हो गई, नंबर्स ऑफ चालान बढ़ गए, वायलेटर्स हम पकड़ने लगे। उसका दूसरा साइड इफेक्ट हुआ
कि जब ऑनलाइन हो रहा है आपके पॉकेट से पैसे इमीडिएट नहीं जा रहे तो जी, आपको जी। फर्क नहीं पड़ता। हमने टॉप 10 डिफॉल्टर्स की सूची निकाली तो जी top सर, 10 क्योंकि में मेरा समय मोटरसाइकिल बिल्कुल सबसे समाप्त नंबर हो गया 1 पे थी, उपेंद्र जी, जिसमें लेकिन 89 आपका पॉइंट हमने ले लिया है and I 89 think- वायलेशंस किए थे और 1 लाख रुपए से अधिक बकाया था। तो जी, क्योंकि तो आप उस एक तरह की इन्फोर्समेंट व्यवस्था थी, एजेंसी हैं, उससे तो कोई मैं बहुत फायदा आपकी नहीं हुआ। आपकी जवाबदारी और वो समझ रहा हूँ एंड इंडीड कि आप लोग भी पूरी कोशिश करते हैं और तभी शायद ये आंकड़ा देखिए हम देखते हैं कि इतना बड़ा आया, लेकिन ये उससे भी बड़ा हो सकता था, तो कहीं ना कहीं चीजें हैं। लेकिन इन नटशेल 3 लाइनें, अलग अलग सुझाव निकल कर आए हैं कि प्रोसीजर क्या हो, कैसे आइडेंटिफाई करें कि एक्सीडेंट का सही कॉज क्या है, हम एक ही तरफ से पकड़ रहे हैं से लेकर और तमाम चीजें जो हमारे एक्सपर्ट ने बोली। लेकिन शायद एक होलिस्टिक अप्रोच लगेगी जहां पर लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया, रोड नियमों के बारे में अवेयरनेस, गाड़ी चलाने को लेकर जो आपकी जिम्मेदारी है वो हम देखते हैं सड़क पर लोग सीट बेल्ट भी आज सिर्फ इसलिए पहनते हैं क्योंकि पुलिस का चालान न कट जाए, मोबाइल फोन से मुंह छूटता नहीं है, ड्रंक ड्राइविंग के किस्से हजारों हैं, तमाम चीजें हैं। और दूसरी तरफ ये भी कि हमारी रोड्स कितनी सेफ है, हम मान रहे हैं कि बड़े बड़े हाईवे बन गए, पर क्या वो सेफ है और टेक्निकली बेहतर है? तो एक होलिस्टिक अप्रोच नीचे से ऊपर तक जहां पूरा सिस्टम एक साथ बेहतर हो, शायद तभी इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ और इतने बड़े देश के साथ और इतनी गाड़ियों के साथ इस नंबर को हम कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, क्योंकि बिना अवेयरनेस के इस चीज से नहीं निपटा जा सकता और वही आज के कार्यक्रम की कोशिश रही थी। नमस्कार।